हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्लास वर्क से अपन। चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसी क्रम में आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित है ना। आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में क्लास में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, है ना। और चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, फिर इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, उसको फिर एमसीक्यूज करेंगे। इस तरीके का क्रम आपको ठीक है आज की क्लास में देखने को मिलेगा। चलिए देखिए सर, एक एक चीजें याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। एक एक चीजें आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को आपको याद रखना है। जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तिरंगा कहते हैं, तिरंगा को क्या तो अपनाया गया, है ना। 22 जुलाई 1947 को आपको याद रखना है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जिसको आप तिरंगा कहते हैं, उसको क्या तो अपनाया गया। अगला डेट है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को याद रखेंगे। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान जन गण मन, है ना, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को क्या तो अपनाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो 26 जनवरी 1950, इस तारीख को याद रखिएगा। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है क्या तो अशोक स्तंभ, है ना। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, इसको क्या तो अपनाया गया। अगला आपको डेट याद रखना है 22 मार्च 1957 को। कौन सा? 22 मार्च 1957 को जो हमारा कैलेंडर है, हम जिसको हम लोग राष्ट्रीय पंचांग के नाम से जानते हैं, तक कैलेंडर, इसको क्या तो अपनाया गया, ये आपको याद रखना है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए डायरेक्ट ठीक। अच्छा ये वाली स्लाइड है ना, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो राष्ट्रीय प्रतीक थे उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। देखिए ये जो है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, तो अशोक स्तंभ है, ये याद रखना है। इसमें आपको ना ये जो शेर है, जो सामने में तीन है और एक, ठीक है, इसके पीठ के पीछे की तरफ एक और है। तो यहाँ पर आपको सही शेरों की संख्या कितनी देखने को मिलती है? चार, है ना। पीठ से पीठ मिलाकर वो क्या तो पीछे की ओर वो देखने को मिलता है। मतलब चारों तरफ आपको शेर सभी दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में देखने को मिलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? चार। ये आपको डायरेक्ट, ये डायरेक्ट आपको पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा क्या है, तो एशियाई शेर है, कितने? तो चार। और ये जो टी का जो प्रतीक है ना, ये क्या बताता है आपको? शक्ति, साहस और गर्म का ये क्या है, तो प्रतीक है। ये जो सिंह है, एशियाई सिंह, ये किसका प्रतीक है? तो याद रखिए शक्ति, साहस और गर्व का प्रतीक है, ठीक है। देखने पर ये केवल तीन दिखाई देते हैं, लेकिन क्या है, ये सामने वाले के पीछे और पीठ से पीठ सटाकर चौथा शेर भी इसमें आपको दिखाई, ठीक है, जो दिखाई नहीं देता वो भी इसमें क्या है, तो उपस्थित ठीक है। अगला देखना है आपको, ये जो अशोक चक्र है ना, इसमें 24 सीढ़ियां धर्म चक्र आपको देखने को मिलती है। इसमें जो सभी चक्र के समान जो रेखाएं हैं उसको क्या तो याद रखिएगा, धर्म चक्र के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? तो गिनती में की होती है 24। और इसी का जो है ना, जो धर्म चक्र है या अशोक चक्र है, इसका जो प्रतीक होता है निरंतर गति का प्रतीक, है ना, निरंतर आगे बढ़ते रहना, ये इसको क्या तो दर्शाता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब अगला देखिए, यहाँ पे जो है लिखा हुआ है क्या तो सत्यमेव जयते, ठीक है। ये देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते इसमें क्या तो लिखा हुआ है। और सत्यमेव जयते ये है, इसको कहाँ से लिया गया है? तो ठीक है, मुंडकोपनिषद से इसका क्या तो लिया गया है, ठीक है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते जो देवनागरी लिपि में लिखा गया है, इसको क्या तो लिया गया है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर इस वाले सेगमेंट में आपको देखने को मिलता है हाथी पूर्व की ओर देखने को मिलता है। वृषभ या बैल कहें, ये आपको पश्चिम की ओर देखने को मिलता है ना। ये आपको क्या तो पश्चिम की ओर देखने को मिलता है। और जो घोड़ा है ये आपको दक्षिण में, और सिंह जो है क्या तो उत्तर की ओर देखने को मिलता है। ठीक, इसके बारे में देखेंगे अभी, है ना। और याद रखिएगा मूल स्तंभ जो है 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाया गया था। इसे दीनानाथ भार्गव द्वारा डिजाइन किया गया है, ये आपको याद रखना है। जो मूल स्तंभ है इसको 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा कहा तो सारनाथ में बनवाया गया था। और इसके जो डिजाइनर है उस डिजाइनर का नाम है दीनानाथ भार्गव जी, क्या तो दीनानाथ भार्गव जी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर पूछा गया आपसे कि अशोक स्तंभ के आधार एबेस्टस में कौन से 4 जानवर उकेरे गए हैं। तो एक हम लोगों ने क्या देखा था, हाथी देखा है। हाथी क्या है, तो इसमें नहीं है ना। देखिए इसको समझिएगा। देखिए एक तो हाथी है ना। हाथी सभी में होना चाहिए, हाथी हम लोगों ने देखा है। तो हाथी इन तीनों में है, मतलब ये वाला हाथी नहीं है, वो आपको उत्तर नहीं आएगा। उसके बाद शेर सभी में है ना। शेर इसमें है, शेर इसमें है, शेर इसमें है, ये हो गया ठीक। उसके बाद बाघ। बाघ, बाघ के बारे में देखते हैं, है ना। एक ही में शेर और बाघ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, तो ये बाघ आपका नहीं हो जाएगा। ये बाघ आपका क्या है, नहीं होगा। उसी प्रकार हिरण, हिरण के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन भी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। हाथी, बैल, घोड़ा और शेर, ये आपका इस प्रश्न का क्या तो सही उत्तर है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिएगा अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए हाथी, बैल, घोड़ा और शेर, ये आपको भारतीय जो प्रतीक स्तंभ है उसमें आपको देखने को मिलता है। हाथी याद रखिएगा, बुद्ध के गर्भाधान का प्रतीक है। हाथी याद जो है बुद्ध के गर्भाधान का क्या तो प्रतीक है। उसी प्रकार बैल, जिसको आप वृषभ कहते हैं, ये बुद्ध की राशि और शक्ति का प्रतीक है ना। बुद्ध की राशि और शक्ति का प्रतीक है। उसी प्रकार घोड़ा जो है बुद्ध के गृह त्याग, हाँ, मतलब रफ्तार और ऊर्जा का प्रतीक है। शेर जो है बुद्ध के ज्ञान, नेतृत्व और साहस का प्रतीक है। इन सब बातों को आप लोग क्या तो याद रखेंगे, जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहां ये सारी चीजें आपकी क्या होंगी, फिर से रिपीट होंगी। ठीक है तो ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिएगा मूल आधार में एक उल्टा कमल भी था, जिसे राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल नहीं किया गया है ना। देखिए राष्ट्रीय प्रतीक है ना, एक पुराना वाला था और एक नया वाला है। तो जो पहले पुराना वाला था उसमें उल्टा कमल था, और नए वाले में उसको क्या तो कमल को नहीं लिया गया है, उसके स्थान पे क्या है तो एबेस्कस आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला है ना। यहाँ पर हम जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, और साथ ही जो अशोक चक्र है ना, उसके बारे में क्या तो डिस्कस करेंगे। ये जो तिरंगा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी याद रखिएगा जो लंबाई है ये कितना है तो 3 है, और चौड़ाई जो है क्या है तो 2 है। तो हमारी जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का आपको अनुपात याद रखना है, 3 और 2। ऊपर में आपको जो ये वाला रंग है ये आपको देखने को मिलता है क्या तो केसरिया। क्या देखने को मिलता है, केसरिया। और केसरिया साहस और बलिदान का क्या तो प्रतीक है ना। केसरिया रंग हमें क्या तो साहस और बलिदान का प्रदर्शन क्या तो प्रदर्शित कराता है, मतलब ये उसका प्रतीक है। उसके बाद ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो है, यहाँ पर आप सफेद रंग देखते हैं। और सफेद रंग जो है शांति और सत्य के क्या होता है, प्रतीक होता है। वो शांति और सत्य को क्या तो संदर्भित करता है। उसी प्रकार लास्ट में अंतिम में जो तीसरा होता है, यहाँ पर आपको हरा रंग दिखता है। हरा रंग जो है उर्वरता और समृद्धि, मतलब पौधों की ललाहट, उसकी उर्वरता, कहने का मतलब उसका जो हरा भरा होना है, हरियाली, उसको क्या तो प्रदर्शित करता है। ठीक है। और यहाँ बीच में आप लोग देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं, ये हमारा अशोक चक्र देख पाते हैं। इसमें कितनी तो 24 तीलियां होती हैं। ये दिन के 24 घंटे और 24 सद्गुण, जैसे प्रेम, धैर्य, न्याय आदि को क्या तो को प्रदर्शित करता है ना, आपको दिखाता है। ठीक है, ये उसका क्या है तो प्रतीक है। ये ठहराव के खिलाफ निरंतर गति का भी प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। आपको रुकना नहीं है, निरंतर धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आपको क्या तो गति में है ना चलते रहना है, प्रगति करते रहना, ये क्या करता है, उसको प्रदर्शित करता है, बताता है। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ से पूछा गया कि वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का मूल डिजाइन किसने तैयार किया, ये बताना है। ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीनानाथ भार्गव, सी पिंकली वेंकैया, और डी सुरैया तैयब जी। तो यहाँ पर आपका संयुक्त उत्तर होगा ऑप्शन सी, पिंकली वेंकैया, है ना। क्या तो पिंकली वेंकैया। अब देखिएगा यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आंध्र प्रदेश के हैं कौन, तो पिंकली वेंकैया जी, जिन्होंने मूल रूप से ध्वज का क्या तो डिजाइन किया था, इसलिए इन्हें भारतीय ध्वज का क्या तो डिजाइनर कहा जाता है। जिसके बीच में क्या था तो चरखा था, है ना, जो चरखा वाला था। बाद में सुरैया तैयब जी के सुझाव पर 1947 में चरखे की जगह पर अशोक चक्र, नेवी ब्लू रंग को शामिल किया गया। ये दोनों बातें याद रखना, दोनों क्या है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिंकली वेंकैया जी कहाँ है तो आंध्र प्रदेश के थे। मूल रूप से जो ध्वज था उसको इन्होंने डिजाइन किया था, बीच में क्या था चरखा था। बाद में जो सुरैया तैयब जी जो है आते हैं, है ना,
और वो सुझाव देते हैं 1947 में कि चरखे के स्थान पर क्या तो अशोक चक्र जो नेवी ब्लू रंग का है उसको क्या तो शामिल करना चाहिए करके। ठीक है, दोनों बातों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रपति के बारे में, माफ करिएगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में यहाँ पे, है ना, हम लोग थोड़ा सा दोनों में क्या चीज अलग है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक से देखिएगा, सबसे पहले जो राष्ट्रगान है ये आपका क्या होता है, जन गण मन, और उसी प्रकार राष्ट्रगीत क्या होता है तो वंदे मातरम। ठीक, जो राष्ट्रगान है इसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और ये मूल रूप से, है ना, बांग्ला में है। मूल रूप से इसकी भाषा कौन सी भाषा में, तो बांग्ला में आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार याद रखिएगा जो राष्ट्रगीत है यहाँ है बंकिम चंद्र चटर्जी जी, है ना। तो राष्ट्रगीत के जो रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ये संस्कृत और बांग्ला के मिश्रित, है ना, आपको राष्ट्रगीत देखने को मिलता है। जो राष्ट्रगान है उसको गाने का जो समय है वो कितना है तो 52 सेकेंड है। और जो वंदे मातरम है ना, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे वंदे मातरम है, इसका जो स्रोत आपको देखने को मिलता है आनंद मठ जो उपन्यास है 1882, वहां से वंदे मातरम को क्या तो लिया गया है। ठीक है, जो राष्ट्रगीत है ना ये लिया कहाँ से गया है तो जो उपन्यास आनंद मठ है 1882 वहां से लिया गया है। ठीक है, और उसी प्रकार राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ये याद रखना। जो राष्ट्रगान है उसको पहली बार कब गाया गया तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। उसी प्रकार जो राष्ट्रगीत है इसको पहली बार कब गाया गया तो 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में इसको भी क्या तो गाया गया, ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद याद रखिएगा जो राष्ट्रगान है इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से क्या तो किया गया, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्र जो गीत है उसका अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंदो जी द्वारा किया गया। सभी बातें इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसको यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, है ना। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया, ये आपको बताने हैं। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, 1906 का कांग्रेस अधिवेशन और 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, देखिएगा राष्ट्रगीत पुराना है, याद रखिएगा 1896 से है। राष्ट्रगान नया है 1911 से है। और दोनों को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में क्या तो गाया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है जो होता है क्या तो गंगे डाल्फिन, मतलब गंगा में जो डाल्फिन है उसको क्या तो गंगे डाल्फिन सुसु के नाम से हम लोग जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लानिस्टा जैंटिका। ठीक है, क्या तो प्लान, ठीक है, प्लांटनिस्टा या प्लाटेनिस्टा, ठीक है, गेंगेस्टिका, ये आपको याद रखना है। इसका आवास ये कहाँ, इसका घर कहाँ है तो केवल मीठे पानी वाले जो फ्रेश वाटर है उसमें ये रहते हैं, क्योंकि उसी में ये जिंदा रह सकते हैं। और ये कुकुर में क्या है, स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का क्या तो संकेतक है। कहने का मतलब अगर पारिस्थितिक तंत्र जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ स्वच्छ है, स्वच्छता है ना, स्वस्थ है, तो ये जिंदा रह पाएंगे। अगर वो मैला हो जाएगा, ठीक है, प्रदूषित हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, तो ये क्या उसमें जीवित नहीं रह पाते। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। 2009 में से क्या तो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, ये आपको याद रखना है। जबकि गंगे डॉल्फिन है, इसको 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ये दृष्टिहीन होती है, मतलब ब्लाइंड होती हैं, तो इनकी आंखों में लेंस नहीं होता, ये आपको याद रखना है। शिकार की इनकी जो तकनीक है, ये किस प्रकार से शिकार करते हैं तो इसको ये इको लोकेशन का प्रयोग करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग कर अपना, ठीक है, शिकार करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है प्लेटेनिस्टा गैंगटिका। ठीक है, इतनी चीजें। अगला देखिए, भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, यह बताना है। काजीरंगा असम, विक्रमशिला बिहार, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, चंबल मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी विक्रमशिला बिहार आपको सही उत्तर देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा विक्रमशिला बिहार गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी के 60 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है,
और संरक्षण स्थिति याद रखिए कि ये संकटग्रस्त स्थिति में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बाघों की तर्ज पर डॉल्फिन को बचाने के लिए भी भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या तो शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, उसी प्रकार राष्ट्रीय पशु जो है क्या होता है आपका, बाघ होता है। और इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है तो पैंथर टाइग्रिस। जो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथर टाइग्रिस है। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शेर की जगह इन्होंने ली, है ना। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शेर की जगह किसने, तो बाघ ने ली। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है, बरगद होता है, जिसको है हम लोग फाइकस बेंगालेंसिस, जो इसका वैज्ञानिक नाम है ना। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है तो फाइकस बेंगालेंसिस। और ये जो है अमरता का क्या है, प्रतीक है ना। अमरत अमरता का क्या है तो प्रतीक होता है। उसी प्रकार राष्ट्रीय फल क्या होता है, आम होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो मैंगीफेरा इंडिका है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो मैंगीफेरा इंडिका है। उसी प्रकार राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, मोर। और मोर को क्या तो विपाओ क्रिस्टस कहते हैं। और 1963 में इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, है ना। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है तो पाओ क्रिस्टेटस, है ना। पाओ क्रिस्टेटस। उसी प्रकार राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है, कमल होता है। और राष्ट्रीय फूल कमल का जो वैज्ञानिक नाम है नेलुम्बो न्यूसीफेरा। क्या तो नेलुम्बो न्यूसीफेरा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये क्या है तो पवित्रता का प्रतीक होता है। क्या तो पवित्रता का प्रतीक होता है। उसी प्रकार राष्ट्रीय पंचांग जो सत संवत होता है, चैत्र पहला महीना होता है। और 22 मार्च 1957 को इसको क्या किया गया था, अपनाया गया। ठीक है जी, इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। और जितनी भी चीजें मैंने बताई सभी की सभी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।